Thank you, ma'am. ऑल राइट। इतनी शांति सर अभी तक सुबह से हुई नहीं है। आपकी बात सुनने के लिए बैठे हैं सब। क्या बात कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं इसके पहले मैं दाईं तरफ ही बैठता, लेकिन जैसे ही मैंने सुना कि ये शिवोल्यूशन है तो मैंने कहा बाम अंग पे बैठना ज़्यादा बेहतर है। तो मैं दक्ष के बाम अंग पे बैठ गया कि जब आप किसी दक्ष व्यक्ति के साथ बैठें तो उसके बाएं ही बैठना चाहिए, क्योंकि बाएं का बड़ा महत्व है। कभी इस बात पे आपने विचार किया कि स्त्री को बामंग क्यों कहा जाता है? कभी विचार किया इस पे? क्या था कि एक बार, सबसे पहले मैं इस कथा को बाद में सुनाऊंगा पंकज जी और आदरणीय भाभी जी। आप लोगों से मैं मिल पहली बार रहा हूं, लेकिन जो इन्होंने एक बात दरवाजे पर कही उससे मुझे लगा कि शायद मुलाकात पहली है लेकिन परिचय बहुत पुराना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस संस्थान में आके मुझे सचमुच में बहुत आनंद मिल रहा है। और अच्छी बात यह है कि आपने विद्यालय में इतना शानदार ऑडिटोरियम बनाया है। इसके लिए ये बात, इस बात का प्रमाण है कि आपकी प्रकृति कहीं ना कहीं रचनात्मक है, कलात्मक है, और आप सांस्कृतिक तौर पे कहीं इस बात को लेके बहुत जागरूक हैं। तो अभिनंदन। और इन सारे विद्यार्थियों का निश्चित रूप से भविष्य बहुत उज्जवल होगा, क्योंकि मनुष्य और पशु में, पशु और पशुपति में मात्र कला और साहित्य का ही अंतर होता है। और आपकी प्रवृत्ति कहीं ना कहीं इस ऑडिटोरियम के माध्यम से मैं ये कह सकता हूं कि साहित्य की तरफ आपकी रुचि है। तो बात जहां से हम कर रहे थे कि क्यों कहा जाता है वामंग। भगवान राम और रावण के बीच में युद्ध चल रहा था। अब जब युद्ध चल रहा था तो भगवान राम ने अपने कोदंड को बाएं हाथ से आप उठाते हैं और दाएं से प्रत्यंचा खींचते हैं और उसके ऊपर बाण रखते हैं। तो बायां हाथ उनका पीछे गया, दायां हाथ। तो बाएं हाथ ने दाएं हाथ से कहा कि दान धर्म सन्मान में सदा रहत अगवान, अब क्यों पीछे हटत हो, देख दशानन बाण। कि दशानन के बाणों को देख के तुम पीछे हट रहे हो और मुझे आगे कर रहे हो। तो इस बात का यह प्रमाण है कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई धनुर्धारी धनुष पकड़ता है तो वो बाएं हाथ में पकड़ता है। तो बाएं हाथ के अंदर स्थिरता होती है और दाएं हाथ के अंदर बल होता है। तो बल को यदि लक्ष्य के ऊपर लगना है तो उसे स्थिरता रूपी आधार चाहिए होता है, अन्यथा आप कभी लक्ष्य भेद नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं, और स्त्रियां जो होती हैं वो हमारी स्थिरता का प्रतीक होती हैं। इसलिए मेरा अपना ये मानना है, ये कहा भी जाता है कि अगर आपके जीवन में बहुत सरल और शुचितापूर्ण और आत्मविश्वासी स्त्री मिल जाए तो वो आपके जीवन के तूफान में बंदरगाह के जैसी होती है। और यदि कठिन स्त्री से आपका पाला पड़ जाए तो वो बंदरगाह पे तूफान के जैसी होती है। तो ये जो बात है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं स्थिरता का बड़ा महत्व होता है। पुरुष के पास दृष्टि होती है लेकिन स्त्री के पास अंतर्दृष्टि होती है। एक के पास साइट है और दूसरे के पास इनसाइट होता है। पुरुष कैलकुलेशन में बहुत निपुण होता है लेकिन स्त्रियां इंट्यूशन में बहुत दक्ष होती हैं। तो ये इस तरीके से ये एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं है, प्रतिद्वंदी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए देवादिदेव महादेव ने कहीं ना कहीं अपने आप को अर्धनारीश्वर के रूप में स्थापित किया है। अर्धनारीश्वर का मतलब क्या होता है कि वो जो स्त्री भी है और पुरुष भी है। अर्धनारीश्वर और किन्नर में अंतर है।
ध्यान रखिएगा कि ना स्त्री है और ना पुरुष है। एक अवस्था ये है, और दूसरी अवस्था क्या है कि वो स्त्री भी हैं और पुरुष भी हैं। तो इसका पूरा कारण ही यही है कि कहीं ना कहीं यदि आपको पुरुष बल प्रदान होता है, लेकिन स्त्रियों के पास शक्ति होती है। संसार में जितनी भी, क्षमा चाहता हूं, चर्चा शुरू नहीं हुई, मैंने चर्चा ही शुरू कर दी। सर, आप ही को सुनने के लिए सब आए हैं सर। अच्छा, मैं तो अच्छा, हाँ, नहीं बहुत मतलब गंभीरता से सुन रहा हूँ आपको इस वक्त। अचानक, मतलब मुझे इसको अन्यथा ना लेना और इसको ये मत समझना कि ज्ञान बांटा जा रहा है। ये अनुभव साझा कर रहा हूं मैं अपने। संसार में जितने भी ग्रह हैं, आप सबने देखा होगा, वो सारे पुरलिंग हैं, लेकिन एकमात्र ग्रह है पृथ्वी जो स्त्रीलिंग है, क्योंकि यही है ग्रह जिसके ऊपर जीवन है। तो जहां पे जीवन होता है, हमारा और आपका अस्तित्व, चाहे आत्मा हो, महात्मा हो या परमात्मा हो, इन सबको अपनी पूर्णता के लिए मां का आधार, मां का आश्रय लेना ही पड़ता है। तो मेरा अपना ये मानना है कि हमारा अस्तित्व ही उनके अस्तित्व, क्यों? क्योंकि जो मां होती है वो हमारे रक्षण, हमारे चाहे वो तारण और चाहे वो हमारे रक्षण का कारण होती है। कि अगर वो चाहें, एक बड़ी अच्छी बात है कि मुक्त पवन सा मनमोजीपन, जीवन का आनंद कहां है? मुक्त पवन सा मनमोजीपन, जीवन का आनंद कहां है? बेटा कहकर जहां प्यार से छाती से लिपटाती मां है। और मां जिस पर रीझी मुख चूमा, वही सलोना राम हो गया। मां जिस पर रीझी मुख चूमा, वही सलोना राम हो गया। और जिसकी अलख सवार डिठोना लगा दिया, घनश्याम हो गया। और जिन्हें बांस के धनुष सनोड़ी से तीरों के खेल खिलाए, और वही जगत में अर्जुन जैसे कुशल धनुर्धारी कहलाए। तो ये मां गौ को कह दिया, सभी के शीश झुके चरणों के नीचे। और मां गंगा को कहा, सभी ने श्रद्धा से अपने दृगमीचे। तो ये जो वाली बात है, तो मेरा अपना ये मानना है कि जो आप आज आपका विषय है, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम उनको, उनके सशक्तिकरण की हम जो बात करते हैं, मेरा ये मानना है कि उनसे अधिक सशक्त संसार में अन्य कोई है ही नहीं। वही एक गोद है जिसकी गोद में बैठकर हम अपने सपनों को देखने की शुरुआत करते हैं। तो जो सपने देखने की क्षमता दे, उनके सशक्तिकरण की हम क्या बात करेंगे? क्योंकि कभी भी कोई माँ या कोई भी स्त्री, यदि आप देखें तो वो, अगर उनका बच्चा जो होता है वो अगर अस्वच्छ है, तो माँ अपने बच्चे को स्वच्छ करने के लिए कभी अपने सौंदर्य की चिंता नहीं करती, और वो तत्काल अपना सौंदर्य मिटा देती है, लेकिन बच्चे को स्वच्छ करके रखती है। बच्चा यदि अस्वस्थ है तो माँ अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं करती, वो बच्चे को, स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा देती हैं। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ हमारा यही है, हमारे यहाँ जब शादी होती है पंकज जी, तो शादी में 7 फेरे पड़ते हैं, पता है सबको? पीछे बेचारे सोच रहे होंगे कि कहां, अभी तो हमारी पढ़ने की उम्र और आप जोड़ने की बात कर रहे हैं। पढ़ो भी। 7 फेरे होते हैं। कमाल का अपने यहाँ एक हमारे जो ऋषि मुनि जो थे, जिनको उन्होंने कमाल का विज्ञान दिया, एक फेरा होता है जिसमें यह शपथ खाई जाती है लड़के, वर और वधू के द्वारा मिलकर, कि हम अपने से बेहतर नागरिक पैदा करेंगे। वो बच्चे की बात नहीं करते हैं, वो क्या कहते हैं कि हम दोनों आपस में जुड़ गए हैं, तो अब हम अपने से कुशल और अपने से बेहतर नागरिक को हम पैदा करेंगे। मतलब इसमें वैश्विक कल्याण की बात होती है, इसमें पारिवारिक कल्याण की बात नहीं होती है। तो तात्पर्य सिर्फ हमारा यही है कि अगर पुरुष पढ़ जाए तो पुरुष का पढ़ना महाविद्यालय के जैसा होता है, कॉलेज। लेकिन अगर स्त्री पढ़ जाए तो उनका पढ़ना
विश्वविद्यालय के जैसा होता है, यूनिवर्सिटी के जैसा होता है। तो मेरा अपना यही मानना है कि नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, और पुरुष कल भी आभारी था और पुरुष आज भी आभारी है। सर, आपको बहुत सारी पंक्तियां दे जा रहा हूं मैं, भाभी जी, याद करने के लिए। काफ़ी लोग हैं सर यहाँ पे, ये जो पंक्तियाँ लेके जाने वाले हैं आज घरों में, आज काफ़ी लोगों की बातें होने वाली हैं। सिनेमा की थोड़ी बात करते हैं सर। सिनेमा अक्सर कहा जाता है सोसाइटी की एक रिफ्लेक्शन होती है, और सिनेमा के माध्यम से बहुत सारी सोसाइटल इश्यूज़ को भी हम बाहर लेकर आते हैं, उस पर चर्चा भी होती है। सोशल मीडिया का भी ज़माना है, तो कई सारे ऐसे सोशल इश्यूज़ हैं जिनको बहुत जल्दी से कोने कोने तक हम पहुंचा पाते हैं। तो आज के सिनेमा को आप पिछले 15 साल 20 साल के सिनेमा से कितना अलग समझते हैं? क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं और ये किस दिशा में जा रही है बात? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि सबसे पहले तो हम कहाँ पे बैठे हुए हैं? हम विद्यालय में बैठे हुए हैं। विद्यालय का मुख्य विषय क्या होता है? शिक्षा। और सिनेमा का मुख्य विषय क्या होता है? मनोरंजन। झंझट ये है कि जिसका मुख्य विषय मनोरंजन है, वहां पे हम शिक्षा ढूंढने लगते हैं, और जिसका मुख्य विषय शिक्षा है, वहां हम मनोरंजन ढूंढने लगते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है। तो मेरा अपना यह मानना है कि सिनेमा जो है, उसकी प्राथमिक आवश्यकता मनोरंजन है। अगर उसमें आपको कोई शिक्षा मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। विद्यालय जो होते हैं, उसकी प्राथमिक आवश्यकता शिक्षा है। यदि उसमें मनोरंजक हो जाए शिक्षा, तो ये बड़े बोनस की बात है, ये बड़े आनंद की बात है। तो मैं अपना ये मानता हूं, मेरा ये मानना है कि चाहे सिनेमा हो, समाचार हो, साहित्य हो, कोई भी चीज हो, ये समाज के, जैसा कि आपने कहा कि ये प्रतिनिधि नहीं होते हैं, प्रतिबिंब होते हैं, रिफ्लेक्शन होते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं। करेक्ट? तो जैसे जैसे समाज बदलता है, वैसे वैसे इसके प्रतिबिंब बदलते जाते हैं। अब हम आज से 15 साल पहले का आशुतोष राणा जब आईने के सामने खड़ा होता था, तो पेट नहीं दिखता था। आज जब मैं खड़ा होता हूं, तो मैं क्या कहने लगता हूं कि यार ये, तो मैं अपने आईने को दोष देने लगता हूं। मेरा अपना ये मानना है कि आईने में अगर जो आपका प्रतिबिंब है, वो अगर वो होता ही इसलिए है कि आप उस प्रतिबिंब को देखकर अपने बिंब को अगर दुरुस्त करना चाहते हैं, तो दुरुस्त कर लीजिए, अन्यथा तो उसका काम यह है कि आप उसके सामने आके खड़े होंगे, वो आपको आईना दिखा देगा। इसलिए कहावत भी बनी कि उन्होंने आईना दिखा दिया, मतलब आपको आपकी सच्चाई से वाकिफ करवा दिया। तो जैसे जैसे समाज बदलता है, वैसे वैसे उसकी अभिव्यक्ति के तरीके बदलते जाते हैं। तो वही चीज हो रही है कि अब जैसे दुश्मन या संघर्ष जो हमने 98-99 में की थी, उस समय ये ऑफ बीट फिल्में मानी जाती थी, लेकिन आज वो मेन स्ट्रीम सिनेमा हो गया। उस किस्म की कहानी जो है या उस किस्म का अभिनय जो है, उसको लोग मेन स्ट्रीम सिनेमा में उसको अप्रिशिएट करने लगे हैं लोग। वो तो हम भाग्यशाली हैं कि हम उस दौर में जब ये ऑफ बीट मानी जाती थी, तब भी बच के निकल गए और अप्रिसिएशन मिल गया, क्योंकि गुरु कृपा थी हमारे ऊपर। लेकिन बड़ा जोखिम का काम था उस समय। तो मेरा अपना यही मानना है कि चूंकि अभिव्यक्ति के माध्यम होते हैं, लेखन बदल गया, लिखने के तरीके हमारे बदल गए। अब अगर हम ये कहें कि देखिए, जो प्रेमचंद जी लिखते थे, जो निराला जी लिखते थे, जो जयशंकर प्रसाद लिखते थे, अब वो आज की तारीख में नहीं लिखा जा रहा, क्योंकि उस समय सामूहिक सोच। साहित्य का मतलब क्या होता है? साहित्य का मतलब ही होता है सबका हित, जिसमें सबको, अभिनेता क्या करता है? वो परानुभूति को स्वानुभूति बनाकर प्रस्तुत कर देता है, और लेखक क्या करता है? वो स्वानुभूति को परानुभूति बनाकर प्रस्तुत कर देता है। तो इस तरीके से ये हैं दोनों ही अभिव्यक्ति के खेल। तो जैसे धीरे, अब समाचार हम देखें, समाचारों के तरीके बदल गए। पहले क्या होता था कि हमने और आपने देखा होगा कि सीबी रमन या अश्विनी कौर जो होती थी, बिल्कुल स्ट्रेट फेस से, बिल्कुल धीरे से समाचार पढ़ते थे DD1 पे, न्यूज पे। आप लोगों को याद होगा, मुझे याद है, आपको याद नहीं होगा। आज की तारीख में समाचार भी बड़े एंटरटेनिंग हो गए। आपने जितने भी एंकर देखे होंगे, उनके अंदर आपको जज्बात और उनके अंदर एक किस्म की नाटकीयता आपको दिखाई देती होगी। तो मेरा कहने का अर्थ यह है
कि जैसे जैसे चीजें बदलती हैं वैसे वैसे हमारी अभिव्यक्ति के तरीकों में परिवर्तन होते रहता है। तो अगर हमको लगता है कि यार ये अभिव्यक्ति उचित नहीं है, नीतिपूर्ण नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस अभिव्यक्ति के तरीके को देख के, प्रतिबिंब को देख के हमें अपने बिंब के ऊपर थोड़ा विचार करके उसको सुधार लेना चाहिए। जैसे ही बिंब सुधरेगा आप देखेंगे कि प्रतिबिंब सुधरते जाएंगे। तो अपना मेरा मानना है कि अब पहले क्या होता था कि पहले सिर्फ सिनेमा होता था, बाद में क्या आ गया, बोले टेलीविजन। जब हम लोग आए इंडस्ट्री में तो हम सौभाग्यशाली थे कि हमें सिनेमा के साथ साथ टेलीविजन भी एक माध्यम था जहां पे हम अपने अभिनेता को स्थापित कर सकते थे। फिर दौर क्या आया, बोले कि साहब अब ओटीटी भी आ गया, तो आपके और प्रोस्पेक्ट्स खुल गए। अब क्या हो गया, बोले अब आपको ना कोई अगर ओटीटी में आपको कास्ट भी नहीं कर रहा है, फिल्म में भी कास्ट नहीं कर रहा है, टेलीविजन पे भी कास्ट नहीं करता है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अगर अब आप रील बनाते हैं और रील के सुपरस्टार हो जाते हैं तो आप अपने आप कहीं ना कहीं आपकी पहचान बन जाएगी। तो अब रीलें आने लगी हैं। तो अगर हम उनको देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि चूंकि अभिव्यक्ति के माध्यम खुलते चले गए, बढ़ते चले गए, इस वजह से भिन्न किस्म की अभिव्यक्तियां हमको निरंतर देखने मिलती रहती हैं। चूंकि घर में, परिवार में सबसे बड़ा सिनेमा है, तो इसलिए हमारी पूरी की पूरी, अगर पंकज जी के घर में किसी भी किस्म की अगर कोई चर्चा होगी तो सबसे पहले बाबूजी की चर्चा की जाएगी। तो ऐसे ही सिनेमा होता है कि बाबूजी की चर्चा हम करते हैं कि बाबूजी कितने बदल गए। तो ये बात जो है, बाबूजी तो समय जैसे पिता अपने बच्चों के साथ धीरे धीरे बच्चा होता जाता है और वो ये चाहता है बच्चों के साथ बच्चा होते होते कि वो धीरे धीरे अपने बच्चे को कहीं ना कहीं पिता की स्थिति और मानसिकता में पैदा कर दे। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं वो चीजें चलती रहती हैं। तो मेरा सिर्फ यही मानना है कि चूंकि ये सारी चीजें बदली हैं, हमारे और आपके बात करने के तरीके बदल गए हैं, हमारे और आपके रिश्तों के अंदर परिवर्तन आ गया है कि अब आज की तारीख में हम संसार से तो जुड़ गए लेकिन स्वयं से कट गए। तो जब हम स्वयं से कट गए, आप और हम देखेंगे कि बोले कितने फॉलोवर हैं आपके। अब आपकी कदर किस बात पे होती है कि इंस्टाग्राम पे भैया के कितने फॉलोवर हैं या दीदी के कितने फॉलोवर हैं, उससे हम आपके व्यक्तित्व का आकलन करने लगते हैं। तो फॉलोवर तो हमने बढ़ा लिए, लेकिन हमें इस बात का सुख मिला कि पता लगा कि आशुतोष की लिखी हुई रचना को अगर उनके आने के पहले आपके कॉलेज की सबसे बड़ी शख्सियत अपने मुंह से सुना दे तो मुझे लगता है मेरा लिखना सार्थक हो गया। अब इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि आपको कितने आदमी फॉलो करते हैं या कितने, आपके द्वारा बोली गई बात या आपके द्वारा लिखी गई बात कितने चित्तों के अंदर परिवर्तन करती है, मैं उससे आनंदित हो जाता हूं और ये बड़े सौभाग्य का विषय है। तो मेरा अपना यही मानना है कि चूंकि समय बदलता है, युग बदलता है और इस वजह से हमारी अभिव्यक्ति के तरीके भी बदलते चले जाते हैं। तो ये बदलाव जो है वो कहीं ना कहीं हम और आप महसूस करते रहते हैं। और हमको हमेशा ध्यान रखिएगा, हर व्यक्ति को अपना अतीत बहुत सुंदर लगता है और वर्तमान और आने वाली पीढ़ी उनको उसमें हमेशा ऐब दिखाई देते हैं। मेरा अपना ये मैं अगर अपने स्ट्रगल की बात करने लगूंगा, संघर्ष के दौर की, तो अब मैं ग्लोरीफाई करके बताऊंगा कि मेरे पास देखिए काम नहीं था और बिल्कुल जब मैं एक सीन का रोल करता था और मैंने, जब तुम कर रहे थे आशुतोष, क्या इतने ही आनंद में थे जितने आनंद से तुम उसको ग्लोरीफाई करके बता रहे हो। मेरा ये मानना है कि चूंकि वर्तमान आपका आनंदपूर्ण है, इस वजह से आपने अतीत को भी क्या कर दिया, या तो हम आपसे सहानुभूति ढूंढेंगे उसमें, या हम आपसे क्या ढूंढेंगे, देखिए साहब कितना संघर्ष किया, संघर्ष की हार कभी नहीं होती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई सोचो और विचार करो। ये सब बातें हम करने लगेंगे। लेकिन जब आप जूझ रहे थे, जब आप उस अवस्था से गुजर रहे थे, जब आपके अंदर स्वप्न तो बड़े थे लेकिन अवसर आपके पास बहुत छोटे थे, और छोटे अवसर, उस समय आपके पास चुनाव रिजेक्ट करने का नहीं था,
रिजेक्शन आपके पास नहीं था, आपके पास ऑप्शन ही नहीं था कि आप किसी कार्य को रिजेक्ट कर सकें। तो अब आपके पास स्वीकार करने का मादा था। तो उस समय आपने किस मानसिकता के साथ उस बात को स्वीकार किया, उसके ऊपर निर्भर करती है वो तमाम चीज कि क्या आपने बहुत अवसादग्रस्त होकर उस अवसर को स्वीकार किया, या ये मान के चले कि स्वप्न तो बड़े हैं लेकिन क्या करें, तो बोलेगे साहब अवसर हमेशा छोटे होते हैं लेकिन परिणाम उसके विलक्षण होते हैं। जब हम सुई धागा लेते हैं तो आपने देखा होगा कि सुई के अंदर धागा डालने के पहले अपन उसको बहुत पतला करते हैं और डालते हैं, लेकिन जब सुई के अंदर धागा चला जाता है तो हमारे और आपके कितने उधड़े हुए कपड़ों को बहुत आसानी के साथ सिल देता है और हम बिल्कुल जेंटलमैन बन के घूम रहे होते हैं। हमारी जो फटापन है, हमारा जो तिरक चुकी है जो चीज, जो कट चुके हैं, वो कटिंग वटिंग हमारी दिखाई नहीं देती। तो मेरा अपना ये मानना है अपने तौर पे कि हमको हमेशा अपने अतीत होता किस लिए है। जैसे जब हम गाड़ी चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि रेयर व्यू मिरर लगा होता है कार में, किस लिए होता है?